गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, आज हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस करनी है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है तो केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है ये। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आज हमने इंटीग्रेटेड जो है वो रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। तो कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। मान लेते हैं जैसे ए हमारा कोई रिएक्टेंट है जो कुछ टाइम में कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। तो इस रिएक्शन के लिए हमने क्या करना, मान लेते हैं कि ये इक्वेशन अगर ज़ीरो ऑर्डर की है तो इसके लिए ये रिएक्शन जो ये इक्वेशन जो है अगर ये ज़ीरो ऑर्डर की है तो इसके लिए हमने क्या निकालनी है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अगर हम ये मान लेते हैं कि ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इफ़ इट इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि ये रिएक्शन जो ऊपर हमने लेट की है ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका रेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बताता है कि किसी रिएक्शन का रेट जो है वो कैसे लिखा जाता है ना। तो अगर रेट की बात करें तो रेट इसका किसके बराबर होगा, के इंटू ए। एंड जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन माना है, तो मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब है इसकी पावर क्या आ जाएगी, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और ऐसा होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू ए की पावर ज़ीरो। क्लियर। अच्छा, और रेट को वैसे हम लोग कौन सा रेट निकालते हैं, हमने पीछे पढ़ा इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं हम किसी भी चीज़ का। तो इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखा जाता है, डी अपॉन डी टी से। अब माइनस हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज ये रेक्टेंट है ए, तो रेक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसके लिए इसके साथ माइनस यूज़ किया जाता है। तो डी ए अपॉन डी टी किसके बराबर आ जाएगा, के इंटू ए की पावर ज़ीरो। क्लियर। अच्छा, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब अगर आप इसको देखिए, एनीथिंग रेस टू पावर ज़ीरो, अब कोई भी चीज़ अगर उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो किसके बराबर हो जाती है, वन के बराबर हो जाती है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी ए अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू के। इसको इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये डी टी साइड चला जाएगा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन के इंटू डी टी। क्लियर। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। अगला स्टेप क्या है, अब हमने इंटीग्रेट करना है इस इक्वेशन को। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन वन बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वी गेट, माइनस को बाहर निकाल लो तो डी ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ये के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो इनटू डी टी। अब माइनस डी ए की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए माइनस में। क्लियर। और यहाँ पर के और डी टी की इंटीग्रेशन आ जाएगी टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लगाते हैं साथ में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो माइनस है इसको हम लोग पहले ही यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस माइनस को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं ना, दोनों साइड इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा, इस साइड आएगा, है ना। तो हमने यहाँ से क्या करा, माइनस को स्किप कर दिया। ठीक है, माइनस हम इस साइड ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के टी प्लस आई। क्लियर। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। क्लियर। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन नंबर टू। डी ए की इंटीग्रेशन की क्या आया, ए, और डी टी की इंटीग्रेशन टी, तो माइनस के टी प्लस आई। आई क्या आ गया आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। वेयर आई आपका क्या है, आई इज़ ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई क्या है हमारा,
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, अगर हम ये मान लें कि टाइम जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर, अगर हम ये मान लें कि जब टाइम आपका 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, जब टाइम 0 होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगर हम ये मान लें एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है तो ये जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है A, ये किसके बराबर होगी, A 0 के बराबर होगी। मतलब जब देखो ये A कॉन्सेंट्रेशन कब है, जब टाइम t हो चुका है। ये कॉन्सेंट्रेशन कब है, जब टाइम t हो चुका है। मतलब इतने टाइम के बाद हमारे पास जो है वो जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, रिएक्टेंट की, वो क्या है, ये है, जब इतना टाइम हो चुका है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि टाइम 0 के बराबर है, मतलब टाइम अभी 0 है, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो मेरा ये कॉन्सेंट्रेशन है A, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये होगी A 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन कब है, आफ्टर टाइम इंटरवल dt, जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था, ये वाला टाइम इंटरवल जो हमने सेलेक्ट किया था, ये कंसंट्रेशन इस टाइम पे है किसकी, रिएक्टेंट की। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि टाइम 0 है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो सारे के सारे रिएक्टेंट जितने हमने लिए थे वो सारे के सारे हमारे पास अवेलेबल होंगे। तो मतलब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन फिर किसके बराबर हो जाएगी, A 0 के बराबर हो जाएगी। मतलब हमारे पास जो है वो सारे के सारे रिएक्टेंट्स अभी प्रेजेंट है, कोई भी रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट नहीं हुआ है किसमें, प्रोडक्ट में। तो मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की। ये A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर हुआ? अच्छा, जब टाइम 0 है तो A किसके बराबर आ गया, A 0 के बराबर। अब टाइम को 0 और A को A0 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो जब हम इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, जब हम इन t की वैल्यू को और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो a है इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, जब टाइम 0 है, पहले इस साइड करते हैं, जब टाइम 0 है तो मतलब t को यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा प्लस i, और जब टाइम 0 है तो a किसके बराबर है, A0 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, A0। तो इट एम्प्लाइज ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ i। इसका मतलब क्या हुआ कि i किसके बराबर है, A 0 के बराबर। यहाँ से i की वैल्यू क्या आई, A 0। अच्छा, अब ये जो i की वैल्यू आपकी आई है, ठीक है, इस i की वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, इस i की वैल्यू को पुट कर लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन सेकेंड। कहाँ पे पुट करना, इन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट कर लो इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A0। क्लियर? ये आ जाएगी हमारी क्या, नई इक्वेशन। इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग थर्ड। ये इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अच्छा, इस इक्वेशन को थोड़ा और तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर KT को मैं यहाँ ले आऊँ और A को इस साइड ले जाऊँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, KT इज इक्वल टू A0 माइनस A। क्लियर? और यहाँ से K हमारा किसके बराबर आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1/T इंटू A0 माइनस A के बराबर। तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। और ये किस इक्वेशन को मान लेते हैं, क्या, इक्वेशन नंबर 4। एंड यही इक्वेशन जो है ये आपका क्या है, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ आप लोग इसको कह सकते हो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज़ द एक्सप्रेशन, दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, for reaction of 0 order। तो ये क्या आ गया, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, या आप लोग कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर। क्लियर?
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन को फिर से लिख लिया। अगर आप इस थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉलो कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको मैं y मान लेता हूँ और इस k को अगर मैं m के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है, और t को अगर मैं x मान लेता हूँ और इसको a0 को अगर मैं c मान लेता हूँ, तो ध्यान से अगर आप देखो ये इक्वेशन क्या फॉलो कर रही है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, जिसका इंटरसेप्ट क्या है a0 और स्लोप क्या है माइनस k के बराबर। तो ये इक्वेशन कौन सी थी हमारी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है वो किसको फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। तो अगर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा बनेगा, किसके बीच में बनेगा, वाई एक्सिस पे आ जाएगा आपका क्या, ए। तो बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक्स एक्सिस पे कौन आएगा हमारा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा आपका टी। एक्स एक्सिस पे क्या आ गया आपका टी, मतलब टाइम, ठीक है। अच्छा, अब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव है, तो जब स्लोप नेगेटिव होती है तो उल्टा ग्राफ बनता है ना। पॉजिटिव हो तो इस तरीके से बनता है, नेगेटिव हो तो ऐसा उल्टा ग्राफ बनता है। तो क्या होगा, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ग्राफ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये उल्टी लाइन है। जब स्लोप नेगेटिव होती है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, क्लियर। अच्छा, और इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होगी m की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस k। तो जब इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन मान के चलोगे कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो ग्राफ इस तरीके का बनेगा। और इस ग्राफ की इस जो लाइन जो ये है आपकी, जो स्ट्रेट लाइन बन रही है यहाँ पर, इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस k। इक्वेशन से दिख रहा है, स्लोप क्या होगी, माइनस k। और इंटरसेप्ट क्या है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और वो क्या है, a0। तो y एक्सिस ये है, तो मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, a0 वाला पॉइंट होगा, क्लियर। तो ये आता है ग्राफ जब आप किसके बीच में बनाते हो, मोलर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती जाती है, रिएक्टेंट की डिक्रीज़ होती जाती है, क्लियर। अच्छा, और अगर हम लोग ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो रेट जो है वो कांस्टेंट आएगा, मतलब पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। कंसंट्रेशन जितनी भी कम होती जाए, कितनी भी बढ़ती जाए, रेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, कंसंट्रेशन को। तो ऐसा वाला ग्राफ देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस, क्लियर। अगली चीज़ जो इसमें हमने पढ़नी है वो पढ़ना है हाफ लाइफ पीरियड। अगली चीज़ हमने क्या पढ़नी है, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिसमें आपके हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन होगी आपकी इसकी, इट इज़ द टाइम in which half of the reactant gets converted into product, मतलब जिसमें आपके आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ये वो टाइम होता है जिस टाइम में आपके आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। ऐसे कहिए कि आधे रिएक्टेंट आपके रिएक्ट कर जाते हैं, क्लियर। तो अगर मैं ये मान लूँ कि वो टाइम जिस पे आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो उस टाइम को अगर मैं ये मान लूँ T1/2, मतलब मैंने T किसके बराबर मान लिया, T1/2 के बराबर। और ये कौन सा टाइम है, जिस टाइम पे मेरे आधे रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। तो अगर आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गए हैं प्रोडक्ट में, तो जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, वो कितनी बची होगी मेरे पास, जब टाइम आपका उतना हो गया। अगर ये मान लें कि ये वो टाइम है जिस टाइम में आपके आधे रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो मतलब हमारे पास कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची होगी रिएक्टेंट की, जो हम स्टार्ट में लेंगे उसका हाफ। मतलब अगर आधे रिएक्टेंट आपके कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, प्रोडक्ट में, तो कितना बचा होगा, जितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं इनिशियल स्टेज में उसका हाफ। तो इनिशियल स्टेज में हमारे पास कितने रिएक्टेंट होते हैं, A0, हमने पहले भी देखा पिछले केस में। इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ,
है ना, क्योंकि ये वो टाइम है जब आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, है ना। तो आधे रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होंगे वो आधे रिएक्टेंट के किसके बराबर होंगे, A0/2 के बराबर। क्यों, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे, A0। तो अगर ये वो टाइम है जिसमें आधे रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास कितनी कंसनट्रेशन बची होगी, A की, जो स्टार्ट में लिया है उसका हाफ। क्लियर। तो T अगर इसके बराबर है तो A किसके बराबर आ जाएगा, A0/2 के बराबर। क्लियर। अच्छा, अब इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो किसमें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, उससे पहले हम लोग इक्वेशन 4 को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। इक्वेशन 4 क्या थी हमारी, ध्यान से देखना, K = 1/T A0 - A, यही थी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं, T को यहाँ ले जाते हैं और K को यहाँ ले आते हैं, तो ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। ठीक है, क्लियर। अब इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। अब T हमने क्या माना है, T 1/2 के बराबर, तो पुट कर दो यहाँ पे T की जगह क्या, T 1/2। तो जब T 1/2 है, T 1/2 के बराबर है, तो जो हमारी A है वो किसके बराबर है, A0/2 के बराबर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A0/2। क्लियर। तो T 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/K। इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, 1 टाइम ऑफ A और ये क्या हाफ, इसमें से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, हाफ टाइम ऑफ A/2, यही बचेगा, क्योंकि ये 1 टाइम और ये हाफ टाइम है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, T 1/2 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A/0 × 2/2K। तो ये आ गया हमारा क्या, हाफ लाइफ। कि जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, A0/2K के बराबर। ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या इक्वेशन आई, T 1/2 = A0/2K। थोड़ा सा अगर इसको रीअरेंज करें हम लोग तो ये इक्वेशन हमारी इसके बराबर बन जाती है, 1/2K × A0 के बराबर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये जो कांस्टेंट है 1/2K हटा दूँ तो जो मेरा हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज directly proportional to initial concentration। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = m × x और +0। अगर आप इसको देखो तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y = mx + 0, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, 0 के बराबर। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा आपका, और m आपकी आ गई स्लोप, मतलब 1/2 की, और x आ गया आपका A0। तो अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, y एक्सिस पे कौन है, हाफ लाइफ पीरियड, तो ये लिख दिया। ठीक है। अच्छा, और x एक्सिस पे कौन है, A0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये बना दिया हमने। क्लियर। अब इसका इंटरसेप्ट क्या है, 0, मतलब जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो लाइन कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से, तो ये स्ट्रेट लाइन आती है जो पास करेगी कहाँ से, ओरिजिन से। और इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, 1/2 के, जो कि m है, और m यहाँ पे क्या है, 1/2, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, 1/2K। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं किसका, हाफ लाइफ पीरियड का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो अगर हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, और मैं इक्वेशन 4 से ले रहा हूँ ये रेट कांस्टेंट के यूनिट,
अगर 4 को ध्यान से देखो तो k किसके बराबर था, 1/t इंटू A0 माइनस a के बराबर, इसी के बराबर निकला था। ठीक है, और ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब ऊपर क्या होगी मोलर कंसंट्रेशन और नीचे क्या है टाइम। तो मोलर कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और कंसंट्रेशन के क्या होते हैं, सॉरी टाइम के क्या होते हैं, सेकंड। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट आ जाएंगे किसके, रेट कांस्टेंट के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।